ओजीज ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानियाँ हमारा नज़रिया बदलती हैं और कहानियों से नज़रिए बदलते हैं और नज़रिए से दुनिया भी बदल सकती है। धुन में और इसी उसमें रह जाते हैं कि वो जिस चश्मे से दुनिया देखते हैं वो सही है। भैया ये कलमैन क्यों रखा आपने नाम? देखिए बड़ा, बट आजकल सोशल मीडिया के दौर में क्या हो गया ना, हम लोग हर इंसान का दूसरे इंसान के लिए परसेप्शन बहुत जल्दी बन जाता है बेस्ड ऑन देयर फॉलोअरशिप, बेस्ड ऑन द कंटेंट दे प्रोड्यूस, द पोस्ट। देखो दुनिया में आप सब कुछ आपके लिए नहीं है माने। भैया आपने दिलजीत पाजी के साथ काम किया, लखनऊ आए थे वो, तब आपने उनके साथ शूट भी किया। तो थोड़ा बताइए भैया ये कैसे हैं वो एज ए पर्सन और कैसा वो मतलब एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो बहुत एस्थेटिक शूट हुआ था, मतलब ऐसे शूट नहीं होते हैं जल्दी। मारूफ भैया, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेन के इस पॉडकास्ट में। भैया सबसे पहले तो थैंक यू, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। मुझे ये चीज़ जाननी है भैया कि आप ओजीज ऑफ स्टोरी टेलिंग हैं, आप जब सबसे कर रहे हैं जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, तो ये कैसे इंस्पिरेशन आया कि स्टोरी टेलिंग करना है, यहाँ से शुरू करना है, स्टोरी बतानी है? थैंक यू मानवेंद्र, थैंक्स फॉर हैविंग मी यार। और ऐसा नहीं है यार कि मतलब मैं अपने आप को तो नहीं मानता वो जी, बट ये लगता है कि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो आई थिंक ये एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, बहुत पुराना फिनोमेना है। जैसे हम लोगों को हर कॉम्प्लेक्स चीज़ें बचपन से जो याद करनी होती थी या याद करवाई जानी होनी, मतलब हमारे माँ बाप जैसे कोई भी चीज़ हमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को याद करवाते थे तो वो कहानियों के ज़रिए याद कराते थे, क्योंकि तभी शायद हम ऐसी चीज़ों को, ऐसे थॉट प्रोसेस को अपने जहन में बहुत टाइम तक रख पाते थे। जी मैं हमेशा से एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने बचपन में एक बहुत फेमस कहानी सुनी होगी, कछुए की और खरगोश की। जी उनकी एक रेस होती है और जिसमें जो खरगोश होता है वो भले ही सबसे तेज़ दौड़ता है पर वो जीत नहीं पाता है। हार जाते हैं। तो अच्छा, उसके पीछे का आइडिया क्या था कि बच्चों को ये समझाना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो अगर हमें ये ऐसे बताया जाता कि आप याद कर लो कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो शायद हम लोग ना याद रख पाते। बट क्योंकि वो एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया, तो वो चीज़ें आज तक हमें याद है। तो अच्छा, इसकी मैं अगर अपने बारे में बताऊं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो बचपन से कहीं ना कहीं मेरा जो इंक्लिनेशन था, जी भैया। अगर आप लखनऊ शहर से वाकिफ़ हैं तो शहर अदब, शहर की जितनी भी बात करी जाए उतनी कम है। जी भैया। तो इस शहर की जो छाप थी हम लोगों पे वो ये थी कि भाई हमारे यहाँ तो बचपन से ही हमने हर कोने में, हर गलियों में, हर मोहल्लों में कहानियाँ सुनी। बड़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी, छोटों से कहानियाँ सुनी, दोस्तों से कहानियाँ सुनी, और ये कहानियों ने ही हमारी ज़िंदगी को एक शेप दिया और एक आधार दिया। तो आप ही कह लीजिए कि बचपन से माँ बाप की कहानियाँ, मम्मी की बेड टाइम स्टोरीज, उनका एक जहन पे असर तो था, और उसी निगाह से और उसी चश्मे से हमने दुनिया को देखना शुरू किया। तो वो बचपन से लेकर के अब तक वो परसेप्शन, वो पर्सपेक्टिव बसा रहा। और जब हम बड़े हुए तो आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप हियर इन लखनऊ, जी भैया। स्टडीड इन अ कॉन्वेंट स्कूल। जैसे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा भाई एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, वहाँ पे तालीम हासिल करे। तो वो रेगुलर चलता था। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस हुआ था कि मेरी मदर ने मुझे क्लास थर्ड में, आई थिंक इट्स इन 2003, मुझे एक कंप्यूटर कोचिंग में डाल दिया था मेरी गर्मियों की छुट्टी में। अच्छा, वो उन्होंने मुझे क्यों डाला था, शायद इसलिए डाला होगा क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन कंप्यूटर्स पे, मशीन में, और उस टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर जो होते थे। आपको याद होगा कि वाइट कलर के बड़े से उनके एक घंटे में स्क्रीन्स खोलते होती थे। थी, उनको जी भैया। खोलने में 10-15 मिनट लगता था। उस टाइम पे वहाँ पर आई थिंक सबसे छोटा बच्चा मैं था। बाकी सब बड़े बड़े, कोई विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा लोग सीखने आते थे, डॉस ऑपरेटेड सिस्टम होते थे, और मैं वहाँ जा कर के पेंट होता था उस पर मैं ड्राइंग करता था। या उस टाइम के गेम्स होते थे, कार्ड्स वाले गेम। हाँ वो नहीं, खैर कार्ड्स वाले तो हम लोग को अलाउड नहीं था खेलना, बट उस टाइम पे मुझे याद है डे वेक करके गेम होता था, एक सिम लाइन किंग गेम था, जी। अलादीन, ये सब बहुत छोटे छोटे से पिक्सेलेटेड गेम्स थे। तो वो मैं जाके खेलता था। अच्छा, उससे मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स विजुअल आर्ट्स, टुवर्ड्स
इस टाइप का जो कंप्यूटर ऑपरेटेड चीज़ थी वो बहुत बढ़ने लगा. एंड बाय द टाइम आई वाज इन क्लास 12th, आई थिंक आई वाज अ सेल्फ टॉट ग्राफिक डिज़ाइनर. मतलब मुझे डिज़ाइनिंग करना आता था, सारे सॉफ्टवेयर्स पता थे कि एडोबी पे क्या होता है, कोरल ड्रॉ पे क्या होता है. तो मुझे ये लगता था कि शायद यार मैं मतलब आई वाज एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक आई वाज वेरी अहेड ऑफ टाइम. मतलब जितना शायद प्रोफेशनल उस टाइम पे नहीं. लखनऊ में लोग नहीं जानते हैं, उतना मैं मुझे पता था 12th तक. देन मेरा बहुत मन था कि मैं एफटीआई जाऊं और वहाँ से फिल्म डायरेक्शन पढूं. बट क्योंकि घर वालों का ये था, फादर मेरे यूज्ड टू लिव इन गल्फ कंट्री में थे वो, तो मैं यहाँ पर अकेला था. तो ये हुआ कि भाई आप जो करना है लखनऊ में करें. मैंने कोचिंग सॉरी कॉलेज ज्वाइन किया. एंड 3 महीने मुझे लगा कि मैंने बीकॉम के लिए करा था कि कौन भाई सा कॉलेज भी? एक क्रिश्चियन कॉलेज, लखनऊ ओके. में क्रिश्चियन कॉलेज. और 3 महीने में मुझे लगा कि भाई अब ये मुझसे हो नहीं पाएगा, तो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया. And you won't believe, Manvendra, कि that was a very tough decision, and I'm still glad कि my parents, my mom supported me in that. But uh, within 3 months मुझे एक दिन उस टाइम बड़ी अच्छी आदत थी कि हम अंग्रेजी का अखबार पढ़ते थे घर में. तो एक क्लासिफाइड आया कि एक जॉब कहीं खाली है, दे आर लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर. आई थॉट यार मुझे तो आता ही, मैं अप्लाई कर दूं. मैंने अप्लाई कर दिया. एंड यू वोंट बिलीव आई गॉट सेलेक्टेड, बिकॉज उस टाइम स्किल बेस्ड जॉब होती थी. आप गए, मैं गया, मैंने वहाँ कंप्यूटर टेस्ट दिया, और उन्होंने मुझसे कुछ एक ऐड था, तो एक एक मैगजीन आती थी लखनऊ में आती है इनफैक्ट, बिल्डर्स फ्रेंड के नाम से. एंड मैं वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया, आई गॉट सेलेक्टेड. एंड फिर मैं वहाँ से आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ओके. फुल टाइम फुल फ्लेजेड ग्राफिक डिज़ाइनर, डूइंग इट फॉर गुड 8 years. देन फिर वहाँ से 1.5 साल मैंने वहाँ जॉब करी. उसके बाद देन आई स्टार्टेड माई ओन डिज़ाइन एजेंसी. इट वॉज वेरी टफ टू सेल डिज़ाइन बैक देन, आज से 8 से 10 साल पहले, बिकॉज पीपल इन लखनऊ वर नॉट वेरी अवेयर अबाउट कि डिज़ाइनिंग कैन ऑल्सो बी, आई मीन डिज़ाइनिंग कैन ऑल्सो बी सोल्ड एज अ सर्विस, सही. एज एन इंडिविजुअल सर्विस. पीपल यूज टू से कि आप हमें प्रिंटिंग करा के दे दो. खैर वो अलग स्ट्रगल था, वो अलग चैलेंज था. करते 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 हम लोगों ने एक अच्छी स्टैब्लिश एजेंसी लखनऊ में स्टैब्लिश करी, और वी हैड अ नाइस हेड काउंट ऑफ पीपल. अपना हमारी अपनी टीम थी. फिर जब कोविड आया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ज़िंदगी शायद इसी में निकल जाएगी. देखो आप ऐसे 8-10 साल निकल गए, और अगर अभी भी यही करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर मुझे डेस्क पे तो नहीं बैठना था. तो ये इनर कॉलिंग थी. तो जब मैं कुछ वक्त तक अपने घर में बैठा, तो ये रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक लेट्स गो आउट एंड कवर द स्टोरीज, डॉक्यूमेंट द स्टोरीज. ये कहानियों को कवर करते हैं विद द सोल मोटिव ऑफ स्टार्टिंग दिस एज अ पैशन प्रोजेक्ट. क्योंकि शुरू से मनी वॉज समथिंग विच आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल. कंफर्टेबल एज एन मुझे पैसों के बारे में डिस्कस करना, नेगोशिएशंस करना, ये सब पसंद नहीं था. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जिसके लिए जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व ना हो. तो मैंने ये शुरू किया कि भाई ये प्रोफेशनली आई एम डूइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एंड पैशन इन एक पैशन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जहाँ पर हम स्टोरीज कवर करेंगे, और ये कहानियाँ दिखाएंगे. उससे पैसा नहीं मिलेगा, तो हमारे पास फुल क्रिएटिव लिबर्टी होगी कि हमें कोई बताएगा नहीं क्या करना है. क्या करना? जो हमारा दिल करेगा हम वही करेंगे. शुरू किया. एंड टचवुड आई थिंक वी डिडंट इवन थॉट कि यार इसकी इतनी बड़ी ऑडियंस भी होगी, बिकॉज हमारा कंटेंट बड़ा पुराना, ओल्ड टाइप का, ओल्ड स्कूल, धीमी म्यूजिक. इंस्टाग्राम पे चलती थी फास्ट पेस, फास्ट बीट, अप बीट गाने, नाच गाना. तो हमें लगा था कि यार आई थिंक वी कैन इवन ग्रो मैक्सिमम टू अ कम्युनिटी ऑफ 50,000. दैट्स व्हाट आई थॉट, कि इससे ज़्यादा नहीं होगी भाई, 50,000 लोग आ जाएंगे. और हमें लगता था कि भाई वो उनको हमारा काम पसंद होगा, हमें उनका काम पसंद होगा, एंड वी कैन हैव अ नाइस, जो हम डालेंगे उस पर उनके रिएक्शंस आएंगे. बट मतलब यू वोंट बिलीव कि जब हमने कंटेंट डालना शुरू किया, वी गॉट सो मच गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल अक्रॉस, नॉट फ्रॉम लखनऊ, इवन फ्रॉम द प्लेसेस आउटसाइड ऑफ लखनऊ, बैंगलोर, मुंबई. जो लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर कोई है. यूएस, यूके, कनाडा, कि आपकी वीडियोस देख के घर की याद आती है, इमोशन इवोक होता है. इट गिव्स अस वेरी सूदिंग इफेक्ट. आज किसी ने मैसेज किया कि मैं बहुत डिप्रेस था, बहुत लो फील कर रहा था, आपका कंटेंट देखा, एंड स्टार्ट गिविंग मी, मतलब स्टार्ट फीलिंग गुड. तो ये वहाँ से शुरू हो करके सिलसिला ये हुआ, एंड देन वी स्टार्टेड इनटू कंटेंट क्रिएशन. और जब ऐसे लोगों के कमेंट आए तो लगा कि भाई कुछ सीरियस है, कुछ करते कर. हैं. तो फिर देन वी स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली, एंड ऐसे जैसे पता चल रहा है.
भैया मैंने एक जगह एक चीज़ पढ़ी थी अभी, कहीं मैं न्यूज़पेपर या किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक वीडियोग्राफर जो होता है ना वो बहुत अच्छा एडिटर होता है। तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा मतलब वीडियोग्राफर मानते हैं, एडिटर मानते हैं? यार देखो, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से लोगों से कहता हूँ कि ये जो टेक्निकलिटीज़ है ना, ये हम लोगों ने डाली हैं जहन में, कि आप वीडियोग्राफर हो या आप एडिटर हो या आप साउंड डिज़ाइनर। मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे, एक ज़हीन इंसान हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्म मेकिंग से या किसी प्रोफेशन से, बट अगर उनके अंदर वो, दे आर वेरी साउंड इनफ, प्लस दे आर वेरी ओपन फॉर क्रिटिसिज्म एंड टेकिंग। कि देखिए, हमें लगता है कि अमूमन तौर पे 90% लोग तो इसी धुन में और इसी उसमें रह जाते हैं कि वो जिस चश्मे से दुनिया देखते हैं वो सही है। वो सही। तो मेरा मानना ये नहीं है, मेरा मानना ये है कि देखिए, आपका नज़रिया भी सही है, मेरा नज़रिया भी सही है। हम जहाँ से देखना चाह रहे हैं वो एक मेरा पर्सपेक्टिव है, और जहाँ से आप देख रहे हो वो आपका पर्सपेक्टिव है। वो दोनों सही हो सकते हैं और दोनों एक साथ रह भी सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस में। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर वो सलाहियत है कि जहाँ पर आप डिफरेंशिएशन कर सको एक अच्छी चीज़ में, और एक और बेहतर बनाए जिसको आप बना सकते हो उस चीज़ में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ वीडियोग्राफर और एडिटर, रादर देन आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बींग हु इज़ प्रॉब्ली रिसेप्टिव इनफ फॉर स्टोरीज। कि भाई जिससे मिल रहे हैं, अगर मैं आपसे मिला तो मुझे आप में, आपसे बात करने में मुझे कितनी कहानियां आपसे मिल सकती हैं, या हम और आप कितना अच्छा कन्वर्सेशन कर कर सकते हैं। फॉर दैट आई थिंक दैट मैटर्स टू मी द मोस्ट। भैया आपकी अगर बात करते हैं तो आपकी एक टैगलाइन है कि कहानियां नजरिया बदलती हैं, और मुझे लगता है कि आपकी कहीं स्टोरी या बुक लिखी जाएगी तो उसका टाइटल भी यही होना चाहिए। तो ये क्या है, मतलब जैसे समझ रहे हैं मीनिंग, हम समझ रहे हैं, बट क्योंकि आप इसको हर बार यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जी रहा होगा, जी। तो क्यों आपने ये इतना मतलब इसके प्रति आपका वो है? देखिए, हमें लगता है कि ज़िंदगी में, इस दुनिया में, जैसे मैंने अभी आपसे इससे पहले बात बताई थी कि सब कुछ आपके नज़रिए पे, पर्सपेक्टिव पे। अ, हमारे सामने कोई अगर एक कोई भी चीज़ रखी है, या बहुत पुराना ऐसा एग्जाम्पल है, लोग कहते हैं कि अगर एक गिलास रखा है उसमें पानी है, हम्म। तो एक नज़रिया है कि वो आधा फुल है, एक नज़रिया है कि वो आधा खाली है। खाली। तो ये दो नज़रिए हैं। और हमें लगता है कि शायद किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे आपके सामने कोई फूल रखा है, आपको दिख रहा है, एक पहला नज़रिया तो यही है कि ये खूबसूरत सा फूल है, जी। इस जगह की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये फूल कहाँ से आया है, ये एक हिमालय की चोटी पे पाया जाता है, और इसको वहाँ से उगने में इतने सालों का वक्त लगता है, और वहाँ से जो उसको नीचे उतार के लाते हैं, वो लोग हैं जो जनरेशन से इसको ये काम करते आ रहे हैं, और इस काम में वो कितनी प्राइड फील करते हैं, और वो एक कम्युनिटी इसी काम को लेकर के बनी है। तो जब मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा इसके पीछे की, तो शायद आपका नज़रिया इस फूल को देखने के लिए बदल जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, हमें आज तक जो हम लोग, चाहे कारीगरों की बात करें या आर्ट फॉर्म्स की बात करें या हैंडीक्राफ्ट की बात करें, आप जब तक आपको उसके पीछे की कहानी नहीं पता है, तब तक आप उसको क्या देखोगे। देखिए, आप बाजार पे निकलते हो, आप लखनऊ के रहने वाले हो, चौक जाओ, आप देखो चिकन का कुर्ता टंगा हुआ है, हम्म। अब वो आपको देखने में देखो चिकन का कुर्ता लग रहा है, बट अगर आप उसकी कहानी देखो कि भाई एक कपड़ा होगा, फिर एक कारीगर ने उस पर ब्लॉक बनाया होगा, फिर ब्लॉक प्रिंटिंग करी होगी, और फिर उसकी हाथ से एम्ब्रॉयडरी करी गई होगी, फिर उसकी वॉशिंग हुई होगी, डाइंग हुई होगी, और तब कहीं जा करके वो एक मुकम्मल तौर पे एक कुर्ता आपके सामने पेश हुआ है। जी भैया। तो देन यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग डिफरेंट। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कहानियाँ। शायद कहानियों से ही दुनिया को बदला बदला जा सकता जी भैया। भैया ये कलमैन क्यों रखा आपने नाम है। देखिए, पीछे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अक्सर मैं जब कहीं जाता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि भाई, कलमन कलमन क्या है, आपका नाम मारूफ कलमन क्यों है। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग उसका भी केस है कि जनरली क्या होता था कि जब हम, बैक टू माय एजेंसी ईयर्स, जब हम लोग काम करते थे, तो मेरी कंपनी का नाम था, इसका भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आई थिंक एक, इट वाज समर आफ्टरनून, मैं और मेरी बहन हम लोग बैठे थे, एंड वी थॉट कि यार लखनऊ में कुछ एजेंसी अपनी खोलनी है, एंड आई थॉट लेट्स फाइंड अ गुड नेम, ढूंढते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे नाम ढूंढे, उसके कल्चरल सिग्निफिकेंस ढूंढे, बट हमें ये एक लैटिन नेम कलमिन वर्ड बड़ा पसंद आया, सिंगल वर्ड नाम था, और इसका मतलब था टॉप मोस्ट समिट कम्स फ्रॉम कल्मिनेशन। तो हमने कहा है थोड़ा अंग्रेज ना, उस टाइम पे थोड़ा परसेप्शन होता था कि भाई आप बाहर का कुछ नाम रखो, अलग नाम रखो जो लोग पॉश नेम है। पॉश नेम हो। तो वो आई थिंक 8-10 साल पहले बड़ा अनकॉमन सा नाम था।
तो हमने उस टाइम पे अपनी एजेंसी का नाम रखा था कलमन क्रिएटिव कंसेप्ट्स। स्टिल आई मीन दैट्स माय एजेंसी थी, जिसके जो मेरी एजेंसी थी जो हमने शुरू करी थी। तो अक्सर जब हम लोग किसी क्लाइंट के पास जाते थे उस वक्त, तो भाई वो पूछता था, भाई आपका नाम क्या है? मारूफ, मारूफ उमर आपका नाम है और कंपनी का नाम है कलमन क्रिएटिव। तो वो मारूफ कलमन के नाम से मोबाइल नंबर सेव करते थे अक्सर अच्छा। लोग, कि भाई होता है आपको याद रहे हाँ। कि नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है। तो ये अच्छा मेरे जहन में था। तो मेरा जब पर्सनल मैंने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया, तो मैंने मारूफ कलमन के नाम से वो एक ऐसा यूज़र नेम मुझे मिला जिसमें ना डॉट थे ना वो हाइफन और ना ये वो, तो हमको इजीली मिल गया। और वो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम था, उसी पे मैंने स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट। तो वो यही नाम एक तरीके से लोगों को पता चलने लगा। नाउ पीपल थॉट क्या मैं एंग्लो इंडियन या मैं थोड़ा सा कहीं बाहर का इंसान हूँ, पर ऐसा नहीं है। इट्स ये जस्ट मेरे माई साथ एजेंसी भी से। हुआ भैया कि जब मैं आपको पहली बार इंस्टाग्राम के थ्रू जाना, तो हाँ मुझे लगा यार भाई मारूफ कलमैन। हाँ, पहले मैं बहुत समय तक यही जान के रखा था कि भाई का भैया का सरनेम जो है वो कलमैन ही है। हाँ, फिर लेटर ऑन आई रियलाइज कि नहीं, ये जी। भैया ने टैगलाइन रखा हुआ है। भैया आपकी जर्नी देखिए आसान तो नहीं रही होगी, हम्म तो आपको क्या लगता है कि आपने सबसे बड़ा रिस्क लिया हो जो इस जर्नी के अंदर, और जो मतलब एक्चुअल में रिस्क था और आपने लिया एंड पे ऑफ हो गया, बट वो रिस्क क्या था अगर आज आप पीछे जाके देखें तो? यार मानविन, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, पता है मैं इस जर्नी को, मेरी बड़ी अनकन्वेंशनल टाइप की जर्नी थी। मतलब देखो, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर नाइदर टुडे, ना जब मैंने शुरू किया था, ठीक है, ये कोई मेरी इस तरीके की ना मेरी उम्मीद थी कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। मुझे तो यार अच्छी कहानियां सुनानी थी, और ना ही मेरा लालच था कि मुझे फॉलोअर्स सही हैं, मुझे व्यूज़ सही हैं, या लोग मुझे जाने, इसकी भी कोई ख्वाहिश नहीं थी। अलहमदिल्ला हम लोग अच्छी एजेंसी मैनेज कर रहे थे, हमारे अच्छे ठीक ठाक क्लाइंट्स थे। बट ये एक अपना प्रॉमिस था अंदर से कि जो काम करेंगे यार वो ईमानदारी से करेंगे, जो कहानियां सुनाएंगे वो ईमानदारी से सुनाएंगे। वो वीडियोस देख करके हमें खुद खुशी मिलनी चाहिए ना। एट द एंड ऑफ द डे आप काम कर रहे हो शाम तक, अगर खुद आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको लगेगा कि यार फिर कुछ गलत हो रहा है। तो ये एक नॉन नेगोशिएबल अगर था तो यही था कि भाई हमें अपने काम से खुद खुशी मिलनी चाहिए। और दूसरा ये था कि वो काम जो है ना उसमें हम पूरा ईमानदारी से करें, उसमें कोई बेईमानी ना हो कि शॉर्टकट अपना लिया या इजीली इजी रूट कर लिया या किसी को भेज के करा लिया। तो ये तो था। चाहे रिस्क की बात करो तो रिस्क तो ऐसा, क्योंकि हमने जैसे बहुत से लोग इस पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं कि भाई उनको कंटेंट क्रिएटर बनना है, मेट्रिक्स होती है कि भाई वीडियोस चलें तो व्यूज़ आए तो फॉलोअर्स बढ़ें। हमारा ये सब था नहीं। हमारे लिए तो हर रोज़ जो चीज़ होती थी वो हमारे लिए इट्स अनएक्सपेक्टेड बोनस फॉर अस। जो फॉलोअर्स आते थे या जो लोग कमेंट्स आते थे, तो इसकी अच्छाई आई थिंक द फायदा ये रहा कि कभी भी इसने ना हमको मोटिवेट किया और ना डीमोटिवेट किया। कभी कभी ऐसा हुआ कुछ वीडियोस नहीं चली, या हमें लगा कुछ टाइम तक हमारा कंटेंट नहीं चल रहा है, तो इट डजंट बॉदर अस, डजंट अफेक्ट अस। बहुत अच्छा चलने लगा तब भी नहीं हुआ कि भाई बहुत पता चला कि ईगो आ गया या अलग ही दुनिया में चले गए कि भाई हम तो ये हैं बड़े रंखा बन गए। तो ये आई थिंक दिस हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी टू बी ग्राउंडेड। आई थिंक ये बहुत आई एम ब्लेस्ड कि ये नज़रिया, ये परसेप्शन शुरू से मेरे साथ रहा। आज भी यह करता है इम्पैक्ट, क्योंकि आज की डेट में आपको हम लोग या कोई भी देखता होगा तो देखता होगा कि भैया अच्छा स्टोरी बताते हैं ये, हम्म बट एक देर इज अ सर्टेन थिंग कि लोग फॉलोअर्स से लोगों को देखते हैं। हम्म तो आप, क्योंकि आप उस लोगों में उठते बैठते होंगे, आपकी वो क्राउड भी होगी, बड़े बड़े लोगों से मिलते होंगे, तो आपको लगता है कि लोगों के बिहेवियर में इन चीज़ों से थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है या इम्पैक्ट पड़ता है इस या चीज़ देखो मानविंद, मुझे लगता है ना कहीं फिर मैं वही कहूँगा कि आई ऑलवेज बिलीव इन ह्यूमन कनेक्शंस, रियल कनेक्शंस, राइट। का? जी भैया। शायद हो सकता है मेरे अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आज की डेट पे मुझे रात में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, हम्म। तो वो मैं क्या करूँगा मतलब उन फॉलोअर्स का, राइट। सही बात। मुझे लगता है जो चुनिंदा दोस्त अगर मेरे हैं, हम्म। तो दोस्ती देखिए बहुत अहम चीज़ है हम्म। आज की डेट पे। हम लोगों ने हर चीज़ को, हर रिलेशनशिप को बहुत ट्रांजैक्शनल कर लिया है। तो अगर आपके पास जो रियल लोगों की पावर है, वो दैट कांट बी मैच्ड विथ वट एवर फॉलोअरशिप यू हैव ऑनलाइन। हम्म। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैं ऐसा नहीं अपने फॉलोअर्स को डी वैल्यू कर रहा हूँ, बट मुझे ये लगता है कि अच्छा है, बट वो ही अगर आपके सर पे चढ़ जाए ना, तो वो गलत है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, देखिए एक तरीके का अब आजकल के जो दौर में हम लोग जी रहे हैं, पहले क्या होता था, हम लेट्स से मुझे किसी ने बताया कि मेरा दोस्त मानवेंद्र है और हम लोग चलते हैं उससे मिलने,
तो मेरे जहन में कोई परसेप्शन नहीं बनेगा मानवीन के बारे में, बिकॉज मैं यार मैं सोचूंगा कि मैं जाके मिलूंगा और जब मैं उससे बात करूंगा तो जो हमारा कन्वर्जेशन होगा उसके बेसिस पे अगर हम लोग की लाइकिंग ज़्यादा हुई तो हम लोग एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे, लाइकिंग नहीं ज़्यादा हुई तो हम लोग हाय हेलो किसी ने मिलवाया है। बट आजकल सोशल मीडिया के दौर में क्या हो गया ना, हम लोग हर इंसान का दूसरे इंसान के लिए परसेप्शन बहुत जल्दी बन जाता है बेस्ड ऑन their followership, based on the content they produce, they post, based on कि उनका इंक्लिनेशन क्या है, कैसी स्टोरीज डालते हैं, किसके साथ देते हैं, किसके लिए बोलते हैं, किसके खिलाफ बोलते हैं। तो लोगों का एक प्री अजम्पशन, एक लोगों का एक जजमेंट बन जाता है विच आई थिंक इज रॉन्ग। जैसे मैं कितने लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं यार अरे मैंने आपको मैसेज किया आपने रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे लगा था कि शायद आप बहुत आपके अंदर बहुत एटीट्यूड होगा या आप ईगोइस्टिक पर्सन होंगे। बट जब मैं आपसे मिला तो मुझे परसेप्शन, तो मैं कहता हूँ कि भाई आई थिंक यही होता है जब आप किसी से मिलते हो किसी से बात करते हो तब जो आपका रियल नज़रिया है वो तभी बन पाता है। तो आई स्टिल आई बिलीव इन टॉकिंग टू पीपल इन रियल लाइफ, गिविंग टाइम टू देम, बिकॉज चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, whether it is online, whether it is offline, you have to invest in your relationships, right? अगर दोस्त हैं उनको टाइम देना पड़ेगा, आपकी माँ बाप हैं उनको टाइम देना पड़ेगा, भाई बहन है टाइम देना पड़ेगा, फॉलोअर्स हैं उनको भी टाइम देना पड़ेगा। तो बीट एनी रिलेशनशिप यू हैव टू गिव टाइम। भैया एक सच्चे दोस्त के आपके हिसाब से क्वालिटीज क्या होनी यार दोस्ती मुझे लगता है ना, इट्स आई थिंक दुनिया में सबसे बेहतर चीज़ अगर किसी इंसान को मिली है अपनी ज़िंदगी के अलावा तो वो है दोस्ती। बिकॉज दिस इज समथिंग विच कांट बी रिप्लेस्ड। और हम लोगों ने ना आजकल अपने दोस्तों के मायने ऐसे बना लिए हैं कि आजकल की दोस्ती को निभा पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। चाहिए? बिकॉज वही है ना, देखिए जब अनरियलिस्टिक आपकी गोल्स एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगे, हमने तो वो दौर देखा है कि जब यार हम लोग अपने दोस्तों के साथ घंटों घंटों निकाल देते थे, पता ही नहीं चलता था, टाइम ही नहीं पता चलता था। बट आई थिंक टच वुड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि स्टिल आई हैव मेरे ऐसे दोस्त हैं अभी, जैसे अरशान हैं जो भी मेरे साथ आए हैं, सबूर हैं, जो मेरे दोस्त, ये ऐसे लोग हैं जिनसे आई थिंक कि मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ इनसे मैं बात कर लूँ और हफ्ते में एक बार तो मिल लूँ, मिनिमम, दैट इज द मिनिमम। और मैक्सिमम तो मैं रोज भी मिल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक फ्रेंड्स इज समथिंग विच प्रॉब्ली कीप यू ग्राउंडेड। दे आर समवन जो आपको सुनेंगे विदाउट एनी प्री अजम्पशन। अगर अच्छे दोस्त हैं तो आपको सही गाइडेंस भी देंगे। तो एक एक अपने, बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ, स्पेशली मेल मेंटल हेल्थ। यार हम लोग वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी नीड पीपल whom वी कैन टॉक टू। एंड वो ऐसे प्रॉब्ली सेंसिबल लोग होने चाहिए जो हमारी बात को सुन सकें। और कई बार तो वी ऑल वी नीड इज जस्ट समवन हु कैन लिसन टू अस। एंड आई थिंक दोस्ती आपके लिए यही करती है। तो अगर आज के 2025 में आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जिनको आप रात में फ़ोन करो और वो बगैर सवाल करे कि आप आ, क्या हुआ कैसे हुआ, और वो आपके लिए आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा पैसे वाला धनवान आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। भैया एक जैसा आपने मैन वाला बोला, तो बहुत बार होता है कि हम लोगों के मन में बहुत चीज़ें रहती हैं, बट एक वो बचपन से सिखा दिया जाता है, तो अब सब लोग बोलते हैं कि यार बंदे रो नहीं सकते, लड़के रो नहीं सकते, यही सीखते हैं। तो क्या मारू भैया कभी रोए हैं? यार बहुत बार रोया हूँ मैं, आज भी बहुत रोता हूँ एज इन के मतलब लाइक पीपल से कि आई हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी। मैं बहुत कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे माइलस्टोन्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में कि जिन्होंने जिस वक्त आपके साथ कुछ ऐसा किया होता है कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे रहे, फ़र्ज़ के तौर पे एक मैं उनको आई लिटरली कॉल देम माई गुरु, विवेक टांगरी जी हैं, जिनके प्रॉब्ली जिनके घर में जब मैं व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर अ प्लेस फॉर एन ऑफिस, तो ही ऑफर्ड मी हिज हाउस टू इनिशियली, कि जहाँ पर मैं अपना ऑफिस बना लूँ। एंड हर हर स्टेप पे हर मौजू पे उन्होंने मुझे गाइड किया। तो फिर जब मेरा कोई माइलस्टोन हुआ, ऐसा माइलस्टोन जिसको मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग विच आई हैव डन, विच आई हैव अचीव्ड, एंड जब मैं उनसे मिलने गया आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ एंड आई क्राइड। तो यार इमोशन तो है आपके पास, और मुझे लगता है कि
ऑप्रेस्ड इमोशन जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो फॉर मेल्स वी ऑलवेज ऑप्रेस आवर इमोशंस। हमारे लिए हम लोग एकदम से निकाल नहीं पाते हैं। जैसे अगर किसी का खुदा ना खास्ता किसी का फ्यूनरल हो जाए, आप देखो, आप उस घर जाओ तो आपको बहुत आवाज़ें सुनाई देंगी कि जहाँ पे औरतें बैठी होती हैं वो रोती रहती हैं, बहुत रोती हैं, बट आदमी नहीं रोते हैं। बट ऐसा नहीं कि उनके अंदर इमोशन नहीं है, वो आदमी दबा लेते हैं इमोशन, और वो निकलता है। और जब वो निकलता है तो देन आई मीन आई नो सबके सामने नहीं निकलता। दे आर वेरी फ्यू पीपल, मेन्स आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट द पीपल कि किसके सामने वो इमोशन निकलते हैं। तो एंड आई थिंक आई ऑलवेज फील कि आपके पास एक ऐसे भी लोग होने चाहिए कि जिनके सामने आप रो सको, जिनके सामने आप अपने गार्ड्स को डाउन कर सको, और जिनके सामने अपना दिल हल्का कर सको, बिकॉज इट फील्स गुड। और कोई बुराई नहीं है यार रोने में, क्या बुराई है? आप, इट्स अ फॉर्म ऑफ इमोशन। जैसे आप हंसते हो, खेलते हो, मज़ा मज़ा करते हो, तफरीबाजी करते हो, जैसे आप रो भी सकते लास्ट टाइम मारू भैया कब रोए थे? हो। मैं बताया मैंने, व्हेन आई मेट माय गुरु, लाइक टू डिस्कस अबाउट माय अचीवमेंट, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, एंड मैं रोने लगा। कई बार ऐसा फिल्म में बहुत ऐसा कोई ऐसे ऐसे सीन सीन था। आते हैं जहाँ पर, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक फिल्म है आपकी डिज्नी अप, हम्म। जिसमें वो एक अंकल होते हैं, एंड वो अपना एक जो उनका घर होता है उसको, उसमें बलून्स, बहुत सारे बलून से उसको उड़ा ले जाते हैं। अब देखना, बड़ी अच्छी, इट्स एनिमेटेड मूवी। उसमें उनकी वाइफ होती है, और एक बड़ा अच्छा सा एक ट्रांजिशन है जहाँ पर वो दिखाते हैं कि हाउ दे मेट, हाउ दे, उनकी शादी होती है, फिर उनका उनका बेबी, उनका शायद मिसकैरेज हो जाता है, तो फिर उनके बाद कई बच्चे नहीं होते। एंड वो ट्रांजिशन इतना इमोशनल है ना कि यू कांट स्टॉप योर सेल्फ। तो आई थिंक वो ऐसा टाइम था व्हेन आई क्राइड सीइंग दैट सीन। सेकेंडली, एक और बहुत अच्छी मूवी है डिज्नी की, जिसमें एक चूहा होता है, वो खाना बनाता है। हम्म। तो उसमें भी एक एंड में एक सीन सीक्वेंस है जहाँ पर जो क्रिटिक होता है वो आता है, और वो उसकी फेवरेट डिश होती है, वो जैसे ही खाता है एंड फॉरन फ्लैशबैक में चला आता है, देन ही राइट्स अ मोनोलॉग। दैट्स अ वेरी इमोशनल मोनोलॉग। आई मीन, हो सकता है मेरे लिए हो ज़्यादा इमोशनल, बट आई थिंक दोज आर द पॉइंट्स व्हेन आई क्राइड, एंड स्टिल जब भी मैं देखता हूँ इट मेक्स मी इमोशनल। या भैया अब नए दोस्त बनाना इजी है आपके लिए, मतलब अब दोस्त बनते हैं, पहले तो यही यार है। अभी भी दोस्त बनते हैं बहुत इजी, मतलब मुझे लगता है सी दोस्ती की डेफिनेशन 2025 में मैं अगर आपको दूं, पुराने दोस्तों, नई दोस्तों की, नई दोस्ती की, तो आप आज की डेट पे दोस्ती अगर आपको रखनी है तो आपको एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। शायद लोग इससे अग्री ना करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिन आपको एक तरफा मोहब्बत करनी आनी चाहिए। अगर आपके दिल में एक्सपेक्टेशन है कि जो आप करोगे उसको आपको रिटर्न सामने से चाहिए है, तो आप आज के दौर में दोस्ती नहीं बना पाओगे। हम्म। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है या इतना पेशेंस है कि यू कैन टेक द रिलेशनशिप वन साइडेड, देन आई थिंक आप बना सकते हो दोस्त। भैया प्यार का क्या आपके लिए मायने हैं जीवन में? यार प्यार भी बहुत खूबसूरत चीज़ है, नथिंग आई मीन अगेंस्ट इट। हम लोग का काम ही है मोहब्बत का पैगाम देना, लोगों को, दुनिया को बताना। और बहुत खूबसूरत चीज़ है। आई थिंक हम लोग, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू raised by my mom, by the people around me who has always given me love, enormous love, and I'm a very firm believer of human possibilities, human love के प्यार मोहब्बत से जो काम हो सकता है, मैं आपको बताऊं, वो भी मेरे जहाँ पर मैं जॉब करता था, वहाँ पर एक तिवारी जी हुआ करते थे। वो कहते थे कि यार मारूफ, इस दुनिया में अगर आप किसी को मीठा खिला नहीं सकते तो कम से कम मीठा बोल तो सकते हो। देयर इज नो हार्म। देखो, सबसे खराब काम है किसी भी इंसान का अपने जबान से दिल दुखाना, वो नहीं करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि प्यार को, अच्छा ये चीज़ हमें लगता है कि हम लोगों ने ये भी बहुत गलत किया कि जिस तरह से हम लोगों ने स्टीरियोटाइप्स बिल्ड कर दिए प्यार के अराउंड भी, कि हम्म। भाई क्या सिर्फ सिर्फ प्यार आप मतलब क्या ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच का प्यार हो सकता है? क्या सिर्फ ऑपोजिट सेक्स में ही प्यार की सही डेफिनेशन निकल के आती है? मुझे लगता है प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जो अ, मतलब उसकी डेफिनेशन एक तो सबके लिए अलग है, और वो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर आपको वो
वो आपने महसूस कर लिया, तो आपको डिस्पाइट ऑफ एनी एन नंबर ऑफ ऑड्स, डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस दैट यू हैव इन योर लाइफ, आपको ज़िंदगी एक हसीन लगने लगेगी। तो वो आई थिंक द सेम काइंड ऑफ लव आई सी व्हेन आई मीट माय फ्रेंड्स, व्हेन आई मीट माय सिस्टर, व्हेन आई मीट माय पार्टनर। मैं जिससे भी मिलता हूँ, मैं अपने माँ बाप से मिलता हूँ, जब अपनी माँ से मिलता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, तो उनकी आंखों में वही चमक देखता हूँ, वही प्यार देखता हूँ। और शायद मुझे लगता है कि ये इतना प्यार मुझे मिला है, तभी मैं उस चीज़ को एमिट भी कर पाता हूँ थ्रू माई वर्क। भैया लेकिन आजकल हम देखते हैं कि प्यार, मतलब आप भी छोटे लोगों को देखते होगे, मैं भी देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मीनिंग बहुत चेंज हो गया है, और लव जो थोड़ा ना लस्ट वाले साइड में चला गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो हो रहा है, मतलब यार नो वन टू जज, ये जो हुकअप कल्चर है, ये है वो है, ठीक है, बट आपको लगता है कि सही है गलत है? आपका क्या इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो भाई, मैं फिर वही कहता हूँ कि सबका नज़रिया अलग अलग है चीज़ों को देखने का। एंड आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ एनर्जी। हम्म। देखो, हम सब एक एनर्जी से बने हुए हैं, राइट? दुनिया में हर चीज़ एनर्जी से चलती है। एंड हमें एनर्जी का लॉ भी पता है कि नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। तो हमें लगता है कि जो आजकल शॉर्टकट्स और ये जो स्मॉल टॉक, ये जो कल्चर बन गया है, ये इसीलिए बन गया क्योंकि हमारे पास वी हैव हम लोग भूल गए हैं अपनी एनर्जी को हार्नेस करना सही जगह पर सही तरीके से। हम्म। आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो हम लोग कौन कौन से खेल खेलते थे? पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई, ऊंच नीच, रेस लगाते थे, घंटों मैदानों में दौड़ते रहते थे। जी। तो आज के बच्चे क्या करते हैं? उनके पास टाइम ही नहीं है। दे आर आई मीन सो मच प्रोन टू डिवाइस, फोन, इतना ज़्यादा इनपुट है और वो उसका आउटपुट नहीं है। तो क्या होगा फिर? आप देखिए, एनर्जी तो आपके अंदर आ गई है, अब आप उसको कैसे निकालोगे? देन यू विल फाइंड शॉर्टकट, यू विल फाइंड इजी वेज, जिनका कोई मायने नहीं है, जिनका कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है। तो जब आप ये करने लगोगे तो आप गलत जगह चले जाओगे। आई थिंक इसमें वी एज सेंसिबल और प्रॉब्ली मेच्योर पर्सन ऑफ सोसाइटी, हम लोगों को भी करना चाहिए जहाँ लोगों को बताएं। देखिए, आजकल की जनरेशन सुनती तो नहीं है किसी की बात, बट स्टिल अगर हम्म। कुछ भी जितना भी बता सको, अगर उससे कुछ बदलाव आ सके तो नथिंग लाइक इट। भैया आपकी कोई मोस्ट मेमोरेबल स्टोरी बताइए जो आपने शूट करी हो और आपके जहन में रह गई हो कि यार। यार बहुत थी हैं, मैं आपको बताऊं। एक बार क्या हुआ कि हम लोग गए यहाँ से, आई थिंक 80 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है खैराबाद। वहाँ पर एक इमाम बाड़ा है बड़ा खूबसूरत, उसका नाम है मक्का दर्जी का इमाम बाड़ा। तो वहाँ पर उस टाइम पे वो एनक्रोच जगह थी, मतलब कुछ लोगों ने उस जगह को कब्जा रखा था, मतलब वहाँ रहते थे लोग। अ, तो हमने वहाँ शूट किया बड़े मज़े से। बड़ा बड़ी खूबसूरत इमारत है, हर इंसान को एक बार जाके देखनी चाहिए। तो पूरे टाइम मैंने देखा कि एक औरत, एक लेडी थी, एंड वो खामोश बैठी थी एक जगह पूरे टाइम। मतलब आई थिंक हम लोग वहाँ पर थे 6 से 7 घंटे, और हम लोग अपना हंसी मजाक कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, खेल कूद करके शूट कर रहे हैं। तो बट ये बात मुझे खटक रही थी यार कि हर इंसान मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। कुछ लोग भी, हम वहाँ कुछ लोगों से भी हमने इंटरेक्ट किया, बट वो बंदी नहीं बोल रही है। तो कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि यार वो बंदी जो थी, उस शी हैज लॉस्ट हर हस्बैंड 1 वीक पहले। एंड आई थिंक 3-4 दिन पहले उसके बेटे का भी कुछ एक्सीडेंट या कुछ हुआ था। तो यार उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ना हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, और हम लोग एसी के शीशे में बैठ करके या एसी की गाड़ियों से जा करके दुनिया देखते हैं, और उसका दो लोगों को बताते हैं, और कितना कुछ है जो लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है, और लोग किस किस चीज़ों से, किस इमोशन से गुजर रहे हैं। और यार हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम किसी से शायद पूछ भी सकें। तो हम लोग किस जगह जा रहे हैं, किस, तो आई थिंक उस चीज़ ने मुझे बहुत, दैट एक्चुअली दैट थॉट एंड दैट होल इंसिडेंट टच्ड मी, मतलब मेरे एकदम अंदर तक। और मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाया बहुत टाइम तक। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल। कि कई बार होता है ना मानवेंद्र ऐसा कि अगर आप बहुत उदास बैठे हो और कोई आपसे पूछ ले, तो हमें लगता है कि 80% चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। 80%। इसी से मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं, अच्छा,
मेरा बचपन बड़ा एक्साइटिंग गुजरा कि मेरे माँ बाप, माय मदर, शी हैज़ ऑलवेज वांटेड कि हम लोग की पढ़ाई लेवल अप होती रहे। तो वो 2-3 साल में एक स्कूल हमारा चेंज हो जाता था कि भाई ये चलो ये अच्छा स्कूल है, आप एक और अच्छे स्कूल में जाओ। तो एक बार हमारा एडमिशन नए स्कूल में हुआ। आई वाज इन क्लास 6 एट दैट टाइम एंड जब आप नए जगह जाते हो तो बच्चे आपको देखते हैं कि भाई नया बच्चा कहाँ से आ गया। एंड उस टाइम पे मेरी कोप अप मैकेनिज्म भी वाज नॉट दैट ग्रेट। काम नहीं पूरा होता था या कभी टीचर्स कुछ कह देती थी, मैं जेल नहीं कर पा रहा था शुरुआत के कुछ महीनों में। तो उसका असर मेरे ऊपर ये होता था कि मैं यार ड्यूरिंग द, बहुत बड़ा सा स्कूल था, बड़ा कैंपस था हमारा, एंड वहाँ पर इंटरवल के टाइम मैं अकेला एकदम 6 क्लास में था यार। मतलब उस टाइम पे सारे बच्चे खेलते थे और बास्केटबॉल कोर्ट के एकदम पीछे कोने में एक बेंच होती थी, मैं वहाँ बैठ जाता था और मेरा दिल भी नहीं करता था कि मैं टिफिन खाऊं। अच्छा, घर आते थे तो मम्मी पूछती थी क्यों नहीं खाया, तो मैं बस जैसे टिफिन इंटरवल खत्म होता था तो मैं अपना टिफिन वहीं पर किनारे डाल देता था ताकि कोई चिड़िया या कोई जानवर खा ले। और मेरे एकदम मन नहीं होता था कि खाने खाने का। अक्सर मैं 3-4 दिन रोज ऐसे ही वहां बैठा रहा। एक दिन एक बंदा आया मेरे पास, उसने मुझे पता नहीं कहाँ से देख लिया और वो मेरे बगल में बैठा। ही वॉज इन क्लास 12th। और ऐसा होता है कि आप 6th में हो 12th में हो तो आप नहीं जानते हो। वो मेरे बगल में बैठा, उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हारा नाम क्या है। मैं बताया मेरा नाम मारूफ है। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा है। टिफिन क्यों नहीं खा रहे हो? बोले वो उसका भी दिल नहीं कर रहा है। तो उस बंदे ने मेरा टिफिन खोला और उसमें से ही जस्ट टुक अ बाइट। मुझे याद है कि उस टाइम में भिंडी की सब्जी और रोटी थी। और उसने वो बाइट ली और खा करके उसने कहा यार कोई बात नहीं, यंग बॉय, चीयर अप, होता है। एंड आई डोंट नो वो मेरे साथ क्या हुआ उसके बाद से, बट आज भी वो मुझे वो इंसिडेंट ऐसा याद है कि उसने कुछ तो बदल दिया मेरी जिंदगी। तो मुझे लगता है यार जिंदगी एक सर्कल है मानवीय। अगर कल को ऊपर वाले ने किसी को भेजा आपके लिए, जब आप एक एकदम लोएस्ट पे थे 6 क्लास के बच्चे के हिसाब से, नहीं नहीं। और किसी ने सिर्फ पूछ लिया या इतना कह दिया, देखो मेरी परिस्थितियां नहीं बदली बट उसे एक हिम्मत मिल गई। तो शायद मैं अगर किसी के लिए ऐसा बन सकूं तो मुझे लगेगा मेरी जिंदगी में आने का मकसद पूरा हो गया। यही है जिंदगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और भैया आपकी ना इस बात से मुझे भी एक चीज और रिलेट हुई कि हम्म। हम लोग जब बचपन में कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना जो कुछ हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, हम्म। वो जिंदगी भर हमारे हाँ, साथ रहते हैं। एग्जैक्टली exactly. और बहुत असर होता है बचपन का। उसका इम्पैक्ट ना आपकी लाइफ में आगे बहुत चीजों में रहता है। आई एग्री 100%। तो मुझे लगता है जो आज हम मारो भैया को देख रहे हैं ना, तो उनकी जो ये स्टोरी टेलिंग में उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस का भी बहुत हाँ, बड़ा रोल रहा 100% यार। मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली की, वो तो ये कहती हैं कि एक जो इंसान है वो अपने अ, जो तजुर्बे हैं उसके, उसका कुल जमा है वो, बस और कुछ नहीं है। भैया। जैसे आपने बोला कि आपकी स्टोरी जहन में रह गई थी काफी दिन तक हम्म। जब आपने उनसे बात करी, तो बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि हम पॉडकास्ट लेते हैं, किसी की स्टोरी सुनते हैं तो वो चलती रहती है। तो आप तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस लाइन में कर रहे हैं काम, प्लस और आपकी जो स्टोरीज हैं मोस्टली वो ऐसी वनरेबल सेक्शन की रहती है जहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती होंगी। तो कैसे कोप अप कैसे करते हैं आप, क्योंकि आप डेली नई कहानी जान रहे हैं, डेली नई चीज़ जान रहे हैं। जैसे आपकी मैंने एक वो अ, बंदा जो है वो झंडे वो चिड़िया का कुछ प्लास्टिक का हाँ बना रहा था, उनकी जब वो देखा, तो मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरी उस वीडियो से मेरे को बहुत वो हुआ। तो मन में हमारे उस समय ऐसे क्या थॉट आता है कि चलिए इनको कुछ हेल्प करते हैं या डोनेशन करते हैं, पर वो आप बहुत सही आपकी उसमें रहता है, बताते हैं आपकी शॉर्ट टर्म है, इससे 1-2 दिन का फायदा है पर नहीं हो पाएगा। तो आप कैसे भी इन चीज़ों के साथ सरवाइव करते हैं, मतलब कैसे इसको कोप अप कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके के आपने बोला एम्पैथी है वो दिख भी रहा है, तो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहता होगा इसको कोप अप करना। यार, मुझे लगता है ना मानवेंद्र, फिर वही है कि अक्सर हम लोग के साथ क्या होता है, जैसे तूने बहुत खूबसूरत बात कही कि जब हम लोग किसी से मिलते हैं ना, किसी से भी मिलो आप, तो हमारे काम की खासियत ये है कि हम लोग कितना कम दिखा पाते हैं। एक वीडियो 90 सेकंड्स की होती है, आप लोग लॉन्ग फॉर्मेट पे काम करते हो, बड़ी वीडियोस होती हैं, बट
वो उसकी ज़िंदगी का कितना परसेंट है आप सोचो। जैसे अ, मैं मैथोलॉजी भी बहुत रीड करता हूँ। एक बार मुझे एक बार सुन रहा था कि अगर अर्थ की जो लाइफ है उसमें एक इंसान की जो एग्जिस्टेंस है या जो ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस है वो बस पलक झपकाने के बराबर है। मतलब अगर आप उसकी पूरी लाइफ टाइम जो उसकी एग्जिस्टेंस में इंसान की जो वो देखोगे, इट इज़ जस्ट लाइक अ विंक, नथिंग मोर देन दैट। तो उसी तरह से जो हम लोग का काम है ना, वो इतनी सारी जिंदगी को अगर 90 सेकेंड में दिखाना, इट्स अ वेरी टफ टास्क। तो ये तो सिर्फ वो है जो दुनिया देखती है, जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो कुछ कहीं ज़्यादा होता है। जहाँ पे वो कितनी ऐसी बात हमें ऑफ माइक बताते हैं, एक उनसे रिश्ता जुड़ जाता है, एक उनको एक उम्मीद बंध जाती है, हमें उनसे एक तरीके का एक टच लगता है कि हो गया, एक जुड़ाव हो गया। तो हम तो देखो इसको इस तरीके से देखते हैं कि मुझे अफेक्ट इसलिए नहीं करती बिकॉज मुझे लगता है कि एक और जो इस काम ने मुझे सिखाया, या ज़िंदगी ने मुझे सिखाया, या मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, वो है कि नाउम्मीदी नहीं है। ज़िंदगी जो मतलब आप आए हो ना इस दुनिया में, तो हमें लगता है कि एक इंसान को, हम लोग कितने सारे लोग हैं यार, मतलब क्रीचर स्पीशीज, मछली, शेर, दुनिया के जानवर, दुनिया के उड़ने वाले, ज़मीन पे रहने वाले, पानी में रहने वाले, उन सब से हमको जो एक चीज़ अलग करती है वो है होप, उम्मीद। ये उम्मीद जो है ना यार, यही इंसान को इंसान बनाती है। तो मेरा काम मुझे कभी ना उम्मीद नहीं करता है। मुझे पता है कि इस इंसान की कहानी है, अगर इस बंदे के अंदर ज़ील है तो इसने मुझे मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं आके इसकी स्टोरी कर लूं। तो मतलब ये बंदे के अंदर कुछ जज्बा है, और मैं तो एक जरिया हूँ, मुझ जैसे हजार जरिए इसके पास आएंगे और ये आदमी कहीं ना कहीं और पहुंच जाएगा। जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया उस बंदे को जब मैं क्लास 6 में बैठा था, वो मेरे पास आया। आज भी मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स अ सर्कल, मैं किसी के पास जाता हूँ कोई मेरे पास आता है। तो दैट्स हाउ वी मैनिफेस्ट। वो तभी होता है जब आप होपफुल होते हो। दुनिया में कुछ छोड़ दो, सब कुछ खत्म कर दो, पर उम्मीद नहीं खत्म करनी चाहिए कि 10 वीडियो नहीं चली तो 11वीं चलेगी। इसी पे भी है ना, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है जी। कि मेरे को कहीं से था कि आपका पॉडकास्ट लेना है, और मैं आपको आज से काफ़ी पहले मैंने कॉल किया था, तो मैंने ऐसे ही मैसेज किया इंस्टाग्राम से नंबर लेके, तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। बट उस समय क्योंकि ये नया नया शुरू किया था, इतना क्लिक नहीं हो रहा था और बहुत पैसे वैसे लग रहे थे, तो मैंने सोचा बंद कर देंगे। आपने उस दिन फ़ोन उठा लिया किस्मत से। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मेरे लिए एक होप थी वो कि भैया ने कर लिया, मतलब कि लोग थोड़ा बहुत मान रहे हैं, कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, करते हैं। तो फिर मैंने और लोगों को बुलाना शुरू किया, लेकिन मे बी वो फ़ोन कॉल ना आपके लिए आपने ऐसे ही उठा लिया होगा, उस दिन जानते भी नहीं थे। बट वो आपकी जो बात है ना, समझ में आ रही है कि कब किसको कहाँ होप मिल जाए ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब कुछ भी कहीं से भी मिल सकता है यार, अगर आप इफ यू आर अ रिसेप्टर, हम्म। तो आपको उम्मीद इस दुनिया की किसी भी चीज से मिल सकती है। आप देखो एकलव्य की कहानी, मतलब देखिए कहानियों से हम लोग, हमारी जिंदगी क्या है, जी भैया। कहानियां ही हैं। किस तरह से एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना कर, वो उम्मीद नहीं हारी ना उस बंदे ने कि भाई अगर मुझे वहां पे शिक्षा नहीं मिली है तो मैं मोहताज नहीं हूँ कि मतलब गुरुदेव है, आस्था है और सामने खड़े हैं, उनकी प्रतिमा से ही मुझे इतनी उम्मीद मिल रही है कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धारी बन जाऊंगा। तो सुनिए आप अकबर बीरबल की कहानी की, जिसको सजा मिली थी, उसने दूर से एक खाली एक दिए की दीप का एक अक्स मिल रहा था, उसको देख करके उसने पूरी रात काट ली। हम्म। कि जब बीरबल को बताना पड़ा खिचड़ी अपनी बता करके बादशाह को, तो ये सब क्या उम्मीद की कहानी है। दुनिया में जो है उम्मीद ही है जो जिससे हम और आप कायम हैं, और ये दुनिया कायम है। जिस दिन हम लोग अनसर्टेन हो गए, जिस दिन हम लोग के अंदर से उम्मीद खत्म हो गई, फिर हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सही कह रहे हैं भैया। भैया, सक्सेस की क्या डेफिनेशन है आपके लिए? यार सक्सेस की डेफिनेशन देखो, ये भी सबके लिए अलग अलग होती है, बट मुझे लगता है कि अगर आप आज के दौर में, आपके पास चंद दोस्त हैं जिनसे आप दिल खोल के बात कर सको, आपके पास टेबल पे खाना है जो आप खुद खा सको,
और एटलीस्ट अगर बिगर बताए कोई भी आपके घर में आ जाए, आप उसको बिगर किसी झिझक के अपने साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा के खाना खिला सको। इतनी हिम्मत हो आपके अंदर, इतनी चाहत हो, इतनी मोहब्बत हो गैरों के लिए, और आपके पास मान के चलिए कि इतना हो कि आपकी ज़िंदगी जो है वो कभी खुदा न खास्ता कोई मेडिकल कंडीशन पड़ जाए, या कभी किसी दोस्त को अगर मेडिकल कंडीशन पड़ जाए, या किसी जानने वाले को अगर पड़ जाए, तो आप उसकी मदद कर सको और आप अपनी मदद कर सको। अगर ये है तो मुझे लगता है यू आर सक्सेसफुल पर्सन, नथिंग एल्स। वरना तो ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं है। आज आप 1 लाख कमा रहे हो, आपके पास 1 लाख की ख्वाहिशें हैं। नहीं, गलत, सॉरी। अगर आज आप 1 लाख कमा रहे हो, आपके पास 3 लाख की ख्वाहिशें हैं। 3 लाख कमाने लगोगे तो 6 लाख की ख्वाहिशें हो जाएंगी। 6 पे आ जाओगे तो ये सर्कल तो दिस अ नेवर एंडिंग सर्कल, नेवर एंडिंग। बट मुझे लगता है अगर आपके पास ये बेसिक सॉर्टेड है तो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। भैया ये बात आपकी बहुत रिलेटेबल भी लग रही है, क्योंकि मतलब ऐसे तो हम लोग, ये होता है जब 10,000 हुए तो यानी 50 हो जाएंगे, 50 नहीं तो 1 हो जाएगा, और वो चलता रहता है। भैया बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं ना, वो सेल्फ फेम के लिए कंटेंट बनाते हैं और उसमें उनका फेस वायरल होता है, वो वायरल होते हैं। आपकी वीडियो से ना आपसे ज़्यादा फेम जो उस समय जो भी जिसकी भी कहानी है उनको मिलता है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता भैया कि मतलब मैं तो कहीं, जैसे वो होता है ना मूवीज बनती है तो इम्तियाज अली पीछे रह जाते हैं और जो एक्टर होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा मैं रहता, या फिर मेरी वीडियोस रहती, या फिर जो आजकल के क्रिएटर्स कर रहे हैं? या देखो पर्पस मानवेंद्र, देखो पर्पस, मैं फिर वही कहूंगा कि जिंदगी जो है ना वो आपके नजरिए पे है कि आप कैसे देख रहे हो। मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया कि खुद अगर उठना चाहते हो तो दूसरों को उठाना शुरू कर दो। और कोई फॉर्मूला नहीं इस दुनिया में। जहाँ हम लोग रैट रेस में हैं और ये है कि किसी को एज अ स्टेपिंग स्टोन समझ करके चढ़ के ऊपर निकल जाए, उस दौर में अगर आप के अंदर देखिए आपके स्कूल ऑफ थॉट्स मजबूत होने चाहिए। जी भैया। तो मेरा पर्पस क्या है यार? मेरा पर्पस मैं थोड़ी ना होंगे मेरी कहानी जाए। मेरा पर्पस तो ये है कि जिनकी कहानियां मैं सुनाना चाहता हूँ उनकी कहानियां लोग सुने। और आई थिंक जो सेंसिबल लोग हैं वो जानते हैं। मैं तो अपनी ना मेरा चेहरा आता है ना मैं खुद, फिर भी मुझे बहुत लोग मिलते हैं रास्ते में। कभी प्लेन पे मिल जाते हैं, कभी लोग गाड़ी पे मिल जाते हैं जो कहते हैं यार अच्छा आप मारूफ है। तो मुझे बड़ा बड़ा ही खुशी होती है कि भाई डिस्पाइट ऑफ नॉट रिवीलिंग माई फेस टू मच, स्टिल अगर लोग झलकियों में मेरे फेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। भैया मेरा ना यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है फेस वाला, मेरा ये पॉइंट है कि जैसे आप स्टोरी बता रहे हैं ठीक, बट वो जो उसमें हैं बंदे, उसमें उस स्टोरी में आदमी वो जबकि कर आप सारा रहे हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप पूरी वीडियो बना रहे हैं, बट उसमें पूरा क्रिएशन आपका है, दिमाग आपका है, ये आपका है। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो उस समय जिसकी कहानी होती है आदमी वो कनेक्ट ज्यादा कर जाता है। तो जैसा आपने बोला वो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो पर्पस है वो वहां पे था ही नहीं कभी भी कि आपको कंटेंट या बनाना मैं है, खुद आऊँ। हाँ, व्यूज लाना है या ये एग्जैक्टली करना है। एग्जैक्टली। तो जो आपका पर्पस है वो ये है कि लोगों की हेल्प। बस नहीं, हेल्प ना हो यार। देखो मैं फिर भी मैं कहता हूँ मानवेंद्र के, देखो ना मैं अपने आप को इस लायक मानता हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूं। जरिया जरूर बन सकते हैं देखो हम और आप, जी भैया। बस। मैं खुद ये लोगों से कहता हूँ कि देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बहुत सिंपैथी गेन करके उन लोगों को पैसा भेजने लगे या उनसे सामान खरीदने लगे। अगर मेरी कहानियों से आपका नज़रिया बदलता है कि कल को आप अपने घर से निकल रहे हो और जा रहे हो और ढूंढ रहे हो उन कारीगरों को जो आपके घर के पास हैं और उनसे सामान खरीद रहे हो जस्ट बाय सीइंग माई वीडियो, तो मुझे लगेगा मेरा काम हो गया। मेरा काम ये नहीं है कि आप उन लोगों से खरीदो जिनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो। तब तो क्या है, तब तो आई थिंक देयर इज नथिंग न्यू व्हाट आई एम डूइंग। और बहुत चंद लोगों की उससे, एग्जैक्टली। इसलिए मैं देखता हूँ आप हर अपने वीडियोस मैं पे ये बोलता भी हूँ, लिखते भी बहुत हैं, लोगों से बोलते लिखता भी हैं, हूँ। स्टोरी भी डालते हैं इस चीज़ हाँ, की। हाँ। भैया क्योंकि आपको अब इतना एक्सपीरियंस है चीज़ों का, थोड़ा ये बताइए कि फेलियर को कैसे डील किया जाए और आप कैसे करते हैं? यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये भी हम भी ये देखो ये सब हम लोग डिफाइन करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम लोग फेलियर को किस तरह से देखते हैं। अगर आप मेरे प्रोफेशन से बात करोगे तो ये मैंने बहुत अर्ली अपनी करियर में सीखा था कि कई बार ऐसा होता था
जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत इनिशियल स्टेज में थी, जब हम लोग के पास बहुत स्ट्रॉन्ग यूपीएस नहीं होते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बैकअप्स नहीं होते थे, सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत रिलायबल नहीं होते थे, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस उतनी एडवांस नहीं होती थी। तो तब हम जब डिज़ाइन करते थे, कई बार ऐसा होता था कि पूरा डिज़ाइन बना लिया, सेव नहीं किया, राइट सर। सिस्टम क्रैश हो गया, लाइट चली गई, पूरा काम खत्म हो गया। तो इतने घंटों की मेहनत, उस टाइम तो मैनुअल मतलब बहुत हम्म। टाइम लगता था एक एक चीज़ को करने में। तो यार उस टाइम दिल एक बात कहता था कि मारूफ, पता है ये जो चला गया ना, इसलिए चला गया क्योंकि इससे अच्छा बनना है। और फिर दोबारा रीस्टार्ट करते थे। एंड यू वोंट बिलीव, ये फॉर्मूला, ये दिल को समझाने वाली बात कभी गलत नहीं होती है। और जब दोबारा बनाते थे तो उससे अच्छा बनता था। तो यही फॉर्मूला मैं आज भी यूज़ करता हूँ। मान लो कोई रील नहीं चली या कोई चीज़ नहीं हो पाई, जैसे डिज़ायर्ड रिजल्ट थे वो नहीं हो पाए, होता है ना थॉट कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी। देखो दुनिया में आप सब कुछ आपके लिए नहीं है मानवेंद्र, जी। है ना? मतलब आपके लिए वो चीज़ है जिसके लिए आप बेस्ट हो, आप बन सकते हो। देखो अगर आप मैं मान लो मैं कहूँ कि यार मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ आज के दौर में, और मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अपनी नीश ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना पैशन देख रहा हूँ, और सब कुछ क्लब करके, पढ़ के, समझ के, आई टेक अ वेरी व्हाट यू से कि बहुत समझ के एक डिसीजन लिया मैंने, और तब वो वर्क नहीं किया, तो मैं कहूँगा कि यार कोई बात नहीं, मेरे लिए नहीं बना था ये, आई एम मेंट फॉर समथिंग एल्स। हम्म। मेरे अंदर कोई और खूबी है। हर हर इंसान म्यूजिशियन नहीं बन सकता, जी। हर इंसान सिंगर नहीं बन सकता, राइट? जी। इट्स अ बट अगर मान लो आप ये कुछ नहीं कर रहे हो, आप प्रोसेस भूल जा रहे हो, तो आप कहो कि ये चीज़ नहीं चल रही है, तो फिर मैं नहीं मानता कि अगर आपको एक रूट है, एक प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। आजकल लोग क्या होता है ना कि दूसरों को जो देख करके करते हैं तो उसमें उनको ये लगता है कि वो स्किप कर देते हैं, उनको लगता है कि भाई विजुअली वैसा हो जाए हम्म। बस। हम्म। तो ऐसा नहीं चलता है। आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग योर, मतलब आपको हर एक एक चीज मैटर करती है, और वो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, शॉर्टकट्स नहीं है। शॉर्टकट से अगर आपको फेलियर मिलेगा तो वो आपके दिल में बहुत गंदा इम्पैक्ट छोड़ेगा। और अगर आप सारे स्टेप फॉलो करोगे और तब अगर आप फेल होगे, तो आपके बहुत ज़्यादा नाउम्मीद नहीं होगे, क्योंकि आपके अंदर एक वो जज्बा बिल्ड हो जाएगा कि आप हर चीज़ को उसी अप्रोच से देखोगे। हम्म। भैया आपने दिलजीत पाजी के साथ काम किया, हम्म। लखनऊ आए थे वो, तब आपने उनके साथ शूट भी किया। तो थोड़ा बताइए भैया ये कैसे हैं वो एज ए पर्सन, और कैसा वो मतलब एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आपको अपना इस पे वो देता हूँ कि पहले वो रील जो है वो हमने उनके आईडी पे देखी थी। एंड उस समय मुझे ये कहीं ना कहीं अंदर से लग गया था कि ये भैया ने शूट करी है, जी। क्योंकि वो बहुत एस्थेटिक शूट हुआ था, मतलब ऐसे शूट नहीं होते हैं जल्दी। वो मुझे लग गया था कि आपने किया है, फिर वो बाद में पता चला कि हाँ आप ही ने किया है। तो थोड़ा वो बताइए कि क्या आपका उसके ऊपर माइंड प्रोसेस था। और यार बहुत अच्छा था। आई मीन कई बार ऐसा होता है ना कि फिर मैं आपसे कहता हूँ कि जो जितना बड़ा कलाकार है यार, उसकी सबसे अच्छी जो निशानी है वो यही है कि उसके अंदर जो हम्बलनेस है, वो ही उसको एक बहुत बड़ा कलाकार बनाता है। तो आई थिंक दिलजीत बाजी में जो हम्बलनेस है ना, यार इतना बड़ा स्टार अगर आपसे कह रहा है कि यार आई ट्रस्ट योर विजन, जो आप कह रहे हो वो करते हैं, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इनफ टू बी इन टच विद द टीम। तो जो उनकी टीम है, उनकी जो मैनेजर हैं सोनाली, और जो उनकी टीम से थे अमन, उनके साथ जब हमने काम किया ना, तो आई थिंक दे ऑल ट्रस्टेड माई विजन कि यार आप जो बताओ वो करना है। हमने जो उनको स्केड्यूल बताया, जहाँ जहाँ बोला है, हम आप यकीन नहीं करोगे हम उनको कहाँ कहाँ ले गए यार, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ, पुरानी पुरानी गलियों में। और एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था कि जब हम लोग गए और हमें एक लास्ट में छत का सीक्वेंस शूट करना था जहाँ पर कबूतर और पतंग, और वो एक बिल्डिंग थी जिसमें 5 फ्लोर थे, लिफ्ट भी थी। बट दिलजीत बाजी ने कहा कि यार मैं लिफ्ट से नहीं, मैं अब सीढ़ियों से चल रहा हूँ आपके साथ। तो ये उस बंदे के अंदर क्वालिटी है यार, जो आदमी इतना ग्राउंडेड है ना, कि यार वो मतलब उनके सामने तो हम लोग लड़के ही हैं, और जो आपके विजन को ट्रस्ट करता है। आई थिंक दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट, ऑफ अ बिग आर्टिस्ट, कि वो उसको पता है कि भाई ये बंदा अगर है ना, इसका जो काम है यही करेगा।
एंड उसको खुला हाथ दो, खुली छूट दो, तब वो जो रिजल्ट निकालेगा वो आई थिंक देन दैट विल बी आउट ऑफ द बॉक्स। आर्टिस्ट आर्टिस्ट को समझता है। एग्जैक्टली। आपके भैया रणवीर बरार भी हम काफ़ी अच्छे मित्र हैं, आई थिंक आप लोगों की काफ़ी वीडियोस हमने देखी हैं। तो कैसे मुलाकात हुई इनसे आपकी? नहीं देखिए, रणवीर सर, और आई थिंक मुझे लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस वे कि जितने भी लोग लखनऊ से रिलेटेड रहे, सब ने मुझे, दे ऑल ट्रीटेड मी एज देयर younger brother, all of them, be it Ranveer sir, be it Roshan Abbas, be it अली भाई, तो जितने भी लोग जिनका लखनऊ से टच रहा, सब ने मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, एंड दे नेवर लेट मी फील के यार मैं उनके और हमारे बीच कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। हमारे घर आना, हमसे बात करना, एंड कभी कभी मुझे लगता था यार कि मतलब मुझ में ऐसा क्या है बट मुझे लगता है ना, अब मुझे लगता है शायद जो उन्होंने मेरे साथ किया, इफ आई एम एबल टू रेसिप्रोकेट इट टू अदर्स, तो आई थिंक उसके अलावा कोई और चीज़ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यार मैं तो इतना डिजर्विंग नहीं था। उनसे जितनी मुझे प्यार मिली, मुझे लगता था कि मैं उतना डिजर्व नहीं करता हूँ। उन्होंने शायद मेरे अंदर कुछ और चीज़ देखी जो ये उनकी बड़प्पन है, इसमें मेरा उतना रोल नहीं है। आप भैया सबसे क्लोज किसके हैं जो लखनऊ के लोग? सब लोग यार, देखो जस्टिन। देखो, मैं एक चीज़ और मानने में बहुत अच्छी फिलोसफी पे बिलीव करता हूँ कि टू गिव एवरीवन अ स्पेस। हम्म। किसी से भी आपकी जान, मतलब जैसे आप शाहरुख खान से आपकी जान पहचान हो, या किसी से, देखो यार ये तो हम लोग की एक एथिक्स है ना। हम्म। भाई बहन है, बहुत मोहब्बत है, बट एक दायरा तो होता है यार, ताकि मतलब आपको एक वो हेल्दी रिलेशनशिप का जो वो है हम्म। ना फॉर्मूला, वो यही है कि यू शुड नॉट ट्राई टू कंज्यूम दैट रिलेशनशिप। दैट्स ओनली हाउ यू कैन मेंटेन इट। तो आई थिंक नाउ आई मीन सब लोग मुझे टचवुड, थ्रू वर्क, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू पर्सनल कनेक्शन, थ्रू लखनऊ कनेक्शन, ये सब मुझे जानते हैं। जब भी लखनऊ आते हैं मुलाकात ज़रूर होती है, एंड बहुत मज़ा आता है यार। दे ऑलवेज गिव मी देयर ब्लेसिंग्स and tell me about what's going on, take my work, and I keep them asking कि आप बताओ, tell me कि मैं क्या खराब कर रहा हूँ so that I can improve। भैया कोई ऐसा मैसेज बताइए इंस्टाग्राम डीएम पे, सेलिब्रिटी का ही पूछ रहा हूँ मैं, जो आपको लगा हो कि अरे इन्होंने मैसेज कर दिया। बहुत लोग थे भाई, मैं आपको बताऊँ तो जब मेरे बहुत इनिशियल कम फॉलोअर्स थे, एट दैट टाइम मैं एक दिन सुबह उठा और मुझे देखा कि आई गॉट अ नोटिफिकेशन कि आपके काम को ए आर रहमान ने फॉलो किया। ए आर रहमान मुझे फॉलो करने लगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मुझे लगा 2-3 दिन तो मैंने किसी को नहीं बताया, थोड़ा वो गलती से एल्गोरिथम तो कुछ ग्लिच हुआ होगा, उन्होंने दबा दिया होगा, या उनकी टीम से हो गया होगा, और फिर कुछ दिनों बाद शायद अनफॉलो हो जाए, बट वो हुआ नहीं। तो देन आई रियलाइज कि यार चलो, मतलब वो सबसे बड़ा वैलिडेशन था आई थिंक बैक देन, कि व्हेन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग मी, दे स्टार्ट नोटिसिंग माय वर्क, एंड आई वाज नो वन। मैं तो आज भी खुद को कुछ नहीं मानता, और अच्छा लगता है जब इंडस्ट्री के वो लोग जिनको आप, व्हेन यू लुक अप टू देम, कि उनका, उन्होंने अपने फील्ड में एक नाम बनाया है, और वो अगर आपके काम को फॉलो करे, तो उसकी खुशी अलग होती है ज़िंदगी में। भैया एक चीज़ बताइए, जैसे जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, ऐसा मतलब मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ और मैंने ये फील किया है कि थोड़ा सा पेन होता है उनके अंदर, हम्म, और वो हर फील्ड के आर्टिस्ट होते हैं, हम्म, और इसीलिए वो समझ भी जाते हैं कि कौन सा आर्टिस्ट है, कितना क्या सोच रहा है। हम्म। तो थोड़ा एक आर्टिस्ट के दिल का वो बताइए कि क्या रहता है, मतलब क्या ये है कि सारे नहीं नहीं भाई, हंड्रेड दुख परसेंट होता है, क्या क्या होता है मतलब? 100% है। मुझे लगता है यार आर्टिस्ट को, देखो मेरे दो साइड हैं, मतलब मुझे लगता है कि एक तो मेरा साइड है जो मेरे माँ बाप ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे अजीज़ों ने जिनको शेप किया, दुनिया में डाला, दुनिया के सांचे में डाला, मुझे इस दुनिया के सारे हुकूक बताए, और एक सोसाइटी में रहने लायक एक इंसान बनाया। और दूसरा एक पर्सनल, एक मेरी पर्सनैलिटी है कि जिसने, जो कहीं ना कहीं एक ऐसे सर्कल में, जिसने अपने आप को पाया कि देखो आपको कहीं, फिर मैं वही कहूँगा कि एनर्जी कहीं ना कहीं से तो मिलेगी ना, तो वो शायद कुछ तो होता है ऐसा जो आपको एनर्जी देता है। और वो आर्टिस्ट के लिए, आ, वो पेन हो या वो
लव का एक ऐसा फॉर्म हो जो आपको एकदम लास्ट लेवल पे ले जाए, तब आप कुछ क्रिएशन को बना सकते हो, तब आप अपने आप को एक अलग ट्रांस में ले जाते हो जो शायद इस दुनिया के समझ से परे है, और वो कम होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए, शायद लोग उसको मजाक समझेंगे, बट मेरे लिए लाइफ में जब मैं बहुत छोटा था, आई थिंक आई वाज इन क्लास 9th और समथिंग, तो एट दैट टाइम बड़ा मतलब मैं सब जानते हैं जो मेरे खास दोस्त हैं कि मुझे बड़ी अनरियलिस्टिक सी एक चाहत थी यार कि मुझसे 2 साल सीनियर एक लड़की थी मेरे स्कूल में। एंड मतलब उस टाइम हम लोग की मोहब्बत की डेफिनेशन बहुत अलग थी। मतलब ये नहीं था कि यार हमारे लिए किसी से प्यार हो गया तो हमें वो चाहिए। मतलब वो एक तरफा वन साइडेड लवर एसोसिएशन एक था कि यार वो मतलब एक अलग सा एक वो था कि ये एक लड़की अच्छी लगती है मुझे, या ये मुझसे बात भी कर लें, या मुझे मेरी तरफ देख भी ले अगर, तो मैं अपना पूरा साल निकाल दूंगा यार। तो वो चीज थी कहीं ना कहीं, एंड आई थिंक दैट हैज ऑलवेज फ्यूल्ड मी इन माय इनिशियल स्टेजेस। बट वो कभी उसके बियॉन्ड नहीं जाती थी। मतलब शायद मैं पूरी जिंदगी पूरे स्कूल के टाइम में कभी हिम्मत भी नहीं कर पाया होऊंगा कि उनसे बता सकूं। बता तो बहुत दूर की बात है कि उनसे बात भी कर सकूं। बट आई थिंक दैट्स हाउ, वही शायद उसी के दर्द में जो हम लोग जले तो कुछ बन पाए। अब बताया आपने, अब तो नहीं नहीं भाई, मैं आई थिंक आई वांट टू कीप इट प्योर, मैं क्यों बताऊं उनको। भैया हार्ट ब्रेक हुआ है आपका कभी? मतलब ये वाले के अलावा भी कोई सीरियस हार्ट ब्रेक जो लगा हो कि यार ये क्या हो गया? नहीं भाई, आई वाज ऑलवेज ब्लेस्ड इनफ कि मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। अगर कभी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए भी कि जहां मेरी सामने वाले से कुछ उम्मीद थी और वो नहीं हो पाई, तो आई टेक इट वेरी इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट कि शायद वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। मैंने कभी परस्यू, मेरी जिंदगी में इतना बिजी था कि मेरे लिए कभी इतना टाइम ही नहीं था इसके लिए। भैया आप अभी मैरिड हैं? हाँ, शादी हो गई मेरी है। ओके। ये मतलब मैंने आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डाले थे, हाँ, तो मुझे 4-5 क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले कि भैया मैरिड हैं क्या, हाँ, और एक आया था कि भैया का पूरा नाम क्या है, क्योंकि सिर्फ आप कल में लिखते हैं, और एक ये डाला था कि आप भैया लखनऊ में के हैं, हाँ। बट आज की डेट में आपकी बहुत मतलब एक नीश हो चुकी है, आप सेलिब्रिटीज बॉलीवुड सब आपका कनेक्शन है, आप वहाँ भी काम कर सकते हैं, तो वाई यू आर स्टिल इन लखनऊ? मतलब आप, ये बहुत मतलब ऐसे मेरे मन में आई चीज़ कि Yeah, भैया। because मानवेंद्र, आई चूज टू बी इन लखनऊ। हम्म। देखो जिंदगी में ना, वही तुमने जो कहा कि यार सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग है यार। तो मुझे लगता है कि अगर शायद मतलब मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो लखनऊ छोड़ करके अपना वतन, देखो अपना वतन छोड़ना, अपना शहर छोड़ना इजी नहीं होता यार। हम्म। तो अगर मैं यहाँ रह करके भी अपना काम कर सकता हूँ और आई कैन ब्रिंग फूड ऑन माई टेबल, आई थिंक दिस इज अनदर डेफिनेशन विच एड्स टू माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। इसीलिए आई चूज टू बी इन लखनऊ। अपने लोगों के बीच में अपने रहना। लोगों के बीच रहना है। फेमिलिटी है ना यार। मैं निकला, मुझे पता है यार, यहाँ सामने मेरे दोस्त अरशान का घर है, यहाँ पर ये सब्जी वाला मुझे जानता है, वो मेरे चेहरे से जानता है, नीचे में उतर रहा है, वो लग रहा है अपने अपनों के बीच रह रहे हैं। ये मजा बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे इज ऑफिस। मैं अभी तुम्हारे साथ बैठा होऊंगा अगर बॉम्बे में, तो मेरी फिक्र होगी मुझे रात में कहीं और जाना है, अगले दिन क्या करना है। लखनऊ में आई एम चिल, कोई दिक्कत नहीं। भैया मैं ना थोड़ी सी कन्वर्सेशन को पीछे ले जाऊंगा, हाँ। उस समय मेरे दिमाग में वो बात आई नहीं थी, बट अभी आई। जैसे आपने बोला था कि आज की डेट में फ्रेंडशिप में आप एक तरफा करिए और वो एक्सपेक्टेशन भूल जाइए, बट थोड़ा सा इस पर मेरा एक वो है कि भैया जैसे हम किसी के लिए करते रहते हैं, ठीक, कहीं ना कहीं आप उसको दोस्त मानते हो, आप समय से रहे हो, लेकिन आपको कभी कभी दिख जाता है कि ये सामने वाला एडवांटेज ले रहा है या वो जान के कर रहा है, तो उस समय क्या उसको इग्नोर करके खुद बेवकूफ़ बनना सही है, या फिर जो फ्रेंडशिप की अपने मन में एक डेफिनेशन है हमारे लिए कि यार हमें ऐसे दोस्ती निभानी है, तो फिर वो ठीक है, उसको लगने दो कि वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो कर रहा है, बट आपका जो काम है आप वो करो। तो देखो यार मानवेंद्र, ये भी है, आपके अंदर इतनी जहनियत होनी चाहिए कि आप समझ जाओ कि वो टॉक्सिक तो नहीं है, हम्म। कि मतलब आप इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हो। ठीक है, और अगर नहीं, ये दो चीज़ नहीं है, तो फिर आप, कोई बात नहीं यार, दिलदारी है मतलब। हम्म। हाँ, दोस्ती में, यारी में, मोहब्बत में सब जायज़ है। मक्कारी नहीं होनी चाहिए। बस वो ना होना, इनडिफरेंट ना हो। देखो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे बुरा काम कोई अगर इसी के साथ कर सकता है तो ये कर सकता है कि
मेरे दिल में कुछ और नियत है और मैं सामने तुम्हें कुछ और बता रहा हूँ। अगर जो दिल में है बीट कुछ गलत भी है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। राइट, तो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं। और अगर एक और चीज़ मैं बताऊंगा, इसी में ऐड करूंगा कि अगर मान लो लग रहा है कि गलत आदमी है, तो फिर मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। कोट है, किसी ने कहा है कि अगर आप गलती से गलत ट्रेन पे चढ़ गए हो तो फौरन अगले स्टेशन पे उतर जाओ, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना टफ होगा वापस आना। यस। बहुत अच्छी बात है ये। और ये मुझे लगता है दोस्ती, प्यार, हर चीज, सबके लिए, हर रिलेशन, एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है एंड हर कोई कंटेंट बना रहा है। तो वीडियो बनाने के लिए कोई बिगनर्स के लिए टिप्स बताइए कि भाई ये मिस्टेक्स मत करना। जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे पहले एंगल्स का नहीं पता होता था, फिर मुझे पता पड़ा 45 डिग्री पे आप अच्छा शूट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ बढ़िया भैया टिप्स बताइए। देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट टिप फॉर ऑल द वीडियोग्राफर्स एंड फॉर ऑल द एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर वो ये है कि सोचो मत, हम्म, करो। काम ही आपको सिखाएगा कि क्या करना है। और ज़रूरी नहीं है जो मेरे लिए वर्क किया वो आपके लिए करेगा, या जो आपके लिए करा वो मेरे लिए करेगा। हर जर्नी डिफरेंट है। अपनी जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दो और आउटकम से खुश होना बंद कर दो, हम्म, सब कुछ काम करने लग जाएगा। राइट। और लिमिटेशंस अपने दिमाग से हटा दो कि आईफोन होगा तभी बनाएंगे, डीएसएलआर होगा तभी बनाएंगे। जो भी है, जो जैसा भी है, उससे शुरू कर दो। इवेंचुअली उससे तो आगे होगे जो सोच रहे हो। हम्म। तो दैट्स द ओनली थिंग। भैया कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताइए फॉर बिगनर्स। फॉर बिगिनर्स तो मैं तो कहूँगा यार, स्टार्टिंग में जो आपके मोबाइल से है उसको इजी रखो, मेक इट इजी। हम्म, टफ मत करो। अगर पैसे हैं तो एडिटर हायर कर लो, नहीं है खुद से कर रहे हो तो अभी इंस्टाग्राम ने अपना एक एडिट्स हम्म, सॉफ्टवेयर रिलीज किया है, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, उससे कर लो। हम्म। बाकी इतना इजी है, लोग टेम्पलेट्स आ गई हैं उस पर बना दो। तो आई थिंक अपने दिमाग में कोई ऐसे नोशन मत डालो कि हमें प्रीमियर आएगा या कुछ ऐसी चीज़ होगी तभी हम कर पाएंगे। हम्म, कीप इट सिंपल सो दैट उसको आराम जल्दी कर सको। बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज ऑल्सो अबाउट कंसिस्टेंसी। हम्म। ऐसा नहीं है कंटेंट आ जा रहा है दूसरा आ रहा है 3 महीने बाद, तो कहीं नहीं रह जाएगा आपको। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। भैया एक चीज आखिरी इसी इसमें क्वेश्चंस में, कैमरा जब शूट कर रहा है कोई आदमी, तो एक चीज आज की डेट में बहुत ज्यादा दिमाग में रहती है कि जैसा आपने बोला आईफोन है, ये है, वो है, ये वो है। तो लोगों के दिमाग में है, लोग घर से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी यही बताइए कि कोई भी फोन हो, कैसे वो थोड़ा सा बेटर शूट कर सकते हैं, कुछ एंगल या कुछ इस तरीके की चीज होता है, लाइटिंग का होता हो। यार माने मैं तुम्हें फिर से बताऊं ना, अगर आपकी कहानी पावरफुल है ना, हम्म, तो ये सब सपोर्ट की चीजें हैं। अगर बहुत पावरफुल कहानी है तो आई थिंक वर्क ऑन द स्टोरी। अपनी कहानी पे अब तुम खुद देखो कि फर्स्ट के तौर पर जैसे रील आप बनाते हो हम्म, तो वो कैमरा एंगल सेम है, आप वही सोफे पे बैठे हो, हम्म, ठीक है, बट जो बात हो रही है ना वही तो उस कंटेंट को बना रही है, हम्म, वायरलिटी की, जिससे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम्म, तो इसमें कमाल किस चीज़ का है? कैमरा भी सेम है, आपकी कुर्सी भी सेम है, लाइटें भी सेम, माइक भी सेम है। अगर इनका कमाल होता तो फिर आप इनको अपग्रेड करते। हम्म। अगर वीडियो चल जाती तो आप मानते कि इनका कमाल है। कमाल किसी, कमाल तो विचारों का है, ख्यालातों का है। तो इस पे काम करो। लोग इस पे लोग सोचते हैं कि शायद इन मीन्स से, इन चीज़ों से ही काम होता है। ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए है। जी और भैया। बहुत बाद में आते हैं, शुरुआत तो है विचार पे। अगर आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग है, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, कंटेंट स्ट्रांग है, तो आप ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। देखो, एक कंटेंट क्रिएटर है रेगिस्तानी लड़कियां। हम्म, दो छोटी लड़कियां हैं एंड उनकी एक सिस्टर है जो शी इज़ अ राइटर, बहुत अच्छा कंटेंट लिखती हैं वो। और दो बच्चियां, एक सिंपल कैमरा माउंट है फोन, और वो दो लोग बातें कर रही हैं। मैंने भी उनकी रील, नानी के घर की रील पे एक बनाया था। तो वो कंसेप्ट है, वो आइडिया है। एक यहाँ पे लखनऊ के क्रिएटर है, एक पेज है छोटी फिल्म के नाम से। हम्म, वो दो लोग हैं, अपना बढ़िया बनाते हैं, बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। मैं उनका काम फॉलो करता हूँ। एक अपने वो एस्टैग करके एक पेज है, कुशल भाई है, एक ज्ञानेंद्र करके हैं, माचो बर्ड। तो ये लोग ना, अब देखो कि क्या इनके पास कोई ऐसा नहीं बहुत हाई प्रोडक्शन है, फोन से कंटेंट कर रहे हैं, बट थॉट प्रोसेस, विचार, इस पे बहुत काम है। इस पे लोग काम, जिस पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए उस पे एकदम काम नहीं करते हैं, जिस पे सबसे कम काम करना चाहिए उसमें बहुत दिमाग लगाते हैं, कौन सा कैमरा, कौन सा लेंस, कौन सा माइक, ये सब बकवास। भैया आप
माने चाहे ना माने, यू आर द ओजी हम लोगों के लिए। तो आज की डेट में आपको बहुत लोग फॉलो करके इसमें आए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या क्या टिप्स वो लोग ध्यान रखें? मैं तो यही कहूंगा यार, देखो, किसी से इंस्पायर होकर के कुछ करना इज वेरी गुड। मेरे कंटेंट से इंस्पायर होकर के मैंने किसी का देखा, उसके कंटेंट से इंस्पायर होकर मैंने किया। बट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड योर ओन नीश। अपना स्टाइल ढूंढो, डिपेंडेंट मत हो सकता है इजी होगा, व्यूज अच्छे मिल जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा। अपनी आइडेंटिटी तभी बनेगी जब एक अपना स्टाइल ढूंढोगे और उसी के हिसाब से कंटेंट बनाओगे। तो ऑलवेज लुक फॉर योर ओन आइडेंटिटी, फॉर योर ओन स्टाइल एंड बिल्ड दैट स्टाइल। भैया जैसे नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आपकी इसी बात पे मुझे लगता है कि बहुत बार ना कुछ कुछ रील्स ऐसी आ रही हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, जो एक बार के लिए लगता है कि भैया की है, क्योंकि वो सेम उस तरीके से बनी है। बट वही बात है कि जब पहले देख के लाइक कर दिया, लेकिन एक दो बार जब फिर आती है तब रियलाइज हो जाता है कि ये भैया की नहीं है। तो ये जो है ना कि कुछ समय तक ये चीज क्लिक करती है, किसी भी लाइन में कोई कॉपी कर रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, वो कितना ही कॉपी कर लेगा। हाँ नहीं, मैं देखो, मेरा कहना है यार, देखो बुराई नहीं है कॉपी करने में, बट वही है कि पर्पस क्या है। देखो कॉपी करके बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इंस्पायर, देखो इंस्पायर होना इज गुड गुड, बट कॉपी फिर आपको लिमिट कर देता है। आप क्या होगे ना, फिर आप अपना दिमाग लगाना बंद कर दोगे। आपको एक इजी रूट मिल जाएगा, आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा कि भाई इसने ये किया, चलो यही रेप्लिकेट कर दें, हम्म। इसके कंटेंट में सबसे ज्यादा यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं, ये बना देते हैं। हम्म। आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तो वो आपके लिए खतरनाक है। मेरे लिए खतरनाक नहीं है, वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक है। भैया लखनऊ की बात करते हैं थोड़ा सा, है ना? आपको क्या लगता है भैया कि लखनऊ की अभी कौन कौन सी कहानियां रह गई हैं, बता। यार बहुत, हर रोज एक नई कहानी है। मतलब मैं कितना ही कुछ कर पाऊंगा, या आई थिंक देखो ये कोई, और मैं तो ये भी एक बात कहता हूँ मानवेंद्र के, ये काम ना, ये ऐसा नहीं कि कुछ नया मैं कर रहा हूँ, ये सालों से चला आ रहा है। मेरा तरीका अलग हो सकता है, हम्म। मेरा अंदाज अलग हो सकता है, बट ये कहानियाँ, ये सब चीज़ें हमारे बीच मौजूद थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार जिस पे काम करा जा सकता है। लखनऊ के खानों पे काम करा जा सकता है, वेजिटेरियन खानों पे काम करा जा सकता है, लखनऊ के मंदिरों पे, घाट्स पे। तो जो एक तरीके की इमेज है जैसे बनी है, उसके ऑपोजिट इमेज जो है उसको भी दिखाया जा सकता है। क्या बुराई है भाई आप उसमें? और वो है, बहुत अनएक्सप्लोर्ड कंटेंट है। अभी सबके लिए सबसे इजी क्या है भाई? आप टुंडे कबाब दिखा दो, फूड दिखा आप दो। इदरीस की बिरयानी दिखा दो, आप प्रकाश की कुल्फी दिखा दो। मलाई ग्लोरी आपने दिखाई भैया, और वो कंटेंट गया, मतलब क्योंकि नहीं दिखाया था किसी ने एक्चुअल में। मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे हाँ आपसे पता पड़ा कि हाँ राम आसरी की भाई हाँ, मलाई ग्लोरी फेमस है। मैं जाके खा के भी आया। हाँ, कैसी पर लगी? ये बहुत बढ़िया थी भैया, और वो मुझे लगा कि मतलब वो लोगों को रिलेट भी हुआ, तभी उस हाँ, पे व्यूज भी बहुत। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर ये भी है भैया कि लखनऊ में ना थोड़ा सा अभी फूड सेंट्रिक पहले बहुत रह गया था, पर आपके कंटेंट से ही, क्योंकि आप ऐसे हैं जो लखनऊ से इनको ग्लोबल अब देख रहे हैं लोग, तो आपके कंटेंट से और भी चीजें बीच बीच में जो आप डालते हैं उससे कवर होता है लखनऊ का और भी कुछ। तो भैया पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बट मुझे आपसे एक चीज आखिरी यहाँ पे पूछनी है। भगवान करे आप हमेशा जिए, लेकिन मारूफ कलमन मरने के बाद अपने आप को किस तरीके से जान, मतलब चाहते हैं कि लोग जाने उन्हें? यार मैं नहीं चाहता, देखो मुझे लगता है कि यार हजारों लोग आ गए मानवीय, तो हजारों लोग चले गए इस दुनिया से, ठीक है। आई डोंट वांट कि यार मुझे लोग मैं अमर हो जाऊं, या लोग मुझे कहानियों के जरिए या किसी के जरिए याद रखें। बट मैं एटलीस्ट चाहता हूँ यार कि कम से कम अगर एक एक जो विचारधारा है ना, ये तो एक दुनिया का एक सर्कल है कि हम आए हैं, एक हमारा पर्पस है, और हम अपने जीते जी हम कुछ लाइफ्स को टच करते हैं और अपना पर्पस खत्म करके इस दुनिया से चले जा रुखसत हो जाते हैं। रह क्या जाता है? रह जाता है कि आपका मिजाज रह जाता है, आपका इखलाक रह जाता है। एक एक शख्स थे, वो कहते थे कि मान लीजिए एक महफिल है और वहाँ पर 5 लोग बैठे हैं, और पांचों में से अगर एक शख्स उठ के चला जाए तो लगना चाहिए कि महफिल सोनी हो गई। तो अगर ऐसी आपकी शख्सियत है, तब तो लोग आपको याद रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप चले जाओ तो उस महफिल से कोई फर्क ही ना पड़े। तो खुशमिजाजी और अपनापन, मिलनसारी, लोगों से मिलना, मोहब्बत बांटना, किसी से, वही जो हमारे गुरु कहते थे तिवारी जी, कि अगर मीठा खिला नहीं सकते तो मीठा बोल तो सकते हो। तो सबसे खराब काम इंसान करता है कि अपने आप से किसी, अपनी जबान से किसी को हर्ट करना, किसी का दिल दुखा देना, नाजायज किसी को परेशान करना। तो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं इस दुनिया में, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप सबके अच्छे बन सकते हो,
बट अगर मैं कम से कम लोगों का दिल दुखा पाया अपने किसी भी एक्शन से, तो मुझे लगेगा कि यार मुझे मेरा जो इस दुनिया में आना था ये सफल हो गया, और मैं खुशी खुशी इस दुनिया को रुखसत कर सकता हूँ। बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। थैंक यू भैया पॉडकास्ट में आने के लिए, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई होप आप जैसा कर रहे हैं ऐसे ही करें लाइफ में और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू मनविंदर, एंड आई थिंक whatever you are doing and the kind of work is very necessary. मुझे कल कोई पूछ भी रहा था कि लखनऊ से कौन से पॉडकास्ट है, ना आई फील प्राउड कि यार जब शहर से कोई चीज़ निकलती है ना, और उसको लोग देखते हैं और उसको लोग एडमायर करते हैं, तो एक अलग ही प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए। तो यार, कीप डूइंग इट, थैंक यू। कीप इनवाइटिंग इन एक्साइटिंग पीपल एंड हैव अ नाइस कन्वर्सेशन एंड मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। दैट्स इट। क्योंकि शायद इन्हीं कहानियों से क्या होगा, नजरिया बदले। नजरिया बदले। थैंक यू भैया। चलो,